नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3 चैप्टर 2 का। 2 पार्ट हमने कवर अप कर लिए थे। लास्ट पार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था रिगार्डिंग द एटॉमिक मॉडल्स जो जे थॉमसन जी ने बताया था, एंड फिर उसके बाद रदरफोर्ड जी का जो एक्सपेरिमेंट था वो हमने क्लियर किया था। तो जो पास्ट अपन ने पार्ट 2 देखा था उसके अंदर हमारे पास 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ ज़रूर देख लिया कि इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुका है और प्रोटॉन भी डिस्कवर हो चुका है, तो ये क्लियर था। अच्छा, अब मैंने आपको जो लास्ट सेशन मैंने लिया था ना, तब मैंने आपको एक पॉइंट पे आपको मैंने लीव कर दिया था। लास्ट में मैंने बोला था आपसे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी वो एक रदरफोर्ड के फॉर्म में अपन को देखना है। तो वो एक्सपेरिमेंट हमने पूरा देखा था अच्छे से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चल चुका था। अब न्यूट्रॉन क्या है वो पता नहीं था कि उस टाइम तक। ठीक है, जब तक रदरफोर्ड जी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तब तक हमें सिर्फ इतना पता था कि ये जो है वो एटम है। ठीक है, एटम के बीच में जो है वो प्रोटॉन लाई कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, हालांकि बेसिकली रदरफोर्ड का यहाँ पर एक ड्रॉबैक था, वो ये था कि वो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली लोकेशन नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो ये अभी हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं उनकी टेंटेटिव स्टडी के लिए, बिकॉज क्वेश्चन था कि अगर ये घूमता जाएगा तो गिर जाएगा, तो एटम तो एग्जिस्टेंस चला जाएगा, तो वो उनका ड्रॉबैक तो था ही। पर ठीक है, उनके ड्रॉबैक के साथ साथ ये चीज़ें तो अभी तक अपन को इतना क्लियर होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर तो है ही। ठीक है, पता तो चल ही चुके हैं। प्रोटॉन का जो लोकेशन है वो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पर क्लियर नहीं हुआ है, तो वो आगे कोई ना कोई साइंटिस्ट हमें बता ही देंगे। ओके, अब ये जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल हमने किया, ओके, यहाँ पर बेसिकली जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था ना, ठीक है, तब ना कुछ मास उनको अलग मिला। ठीक है, उनको जैसे कि जब हम कहते हैं कि गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, या तो जो अल्फ़ा पार्टिकल के साथ स्ट्राइक हुआ था, तो उस दौरान एटम्स के मासेस को भी वो थोड़ा सा साथ साथ में जस्टिफाई करते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। ओके, तो उनके दिमाग उन्होंने जो स्टेटमेंट बोला वो ये बोला, समझना ध्यान से। उन्होंने स्टेटमेंट ये बोला कि जो भी एटम का मास है वो मिडल में लाई करता है, पॉइंट क्लियर हुई। जो मिडल में है वो प्रोटॉन है, पॉइंट क्लियर हुई। तो जब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो प्रोटॉन है वो एक पाया गया है। ठीक है, तो ये मानते हैं कि जितना प्रोटॉन है उतना ही उसका मास है। ठीक है, उतना ही उसका मास है। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का मास कितना हुआ बेटा, AMU। डन, क्लियर, आया समझ में ये। ठीक है, AMU हम लोगों ने एटॉमिक मास वगैरह देखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो आपको क्लियर है। ओके, फिर जब उन्होंने हीलियम एटम लिया तो हीलियम एटम में उन्होंने देखा था कि प्रोटॉन जो है वो 2 हैं। ठीक है, ड्यू टू दैट द कैलकुलेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी उनको पता चला कि प्रोटॉन 2 है। तो हीलियम का मास कितना होना चाहिए था बेटा, 2 AMU, है ना। बट परंतु ऐसा हुआ कि जब उन्होंने इसको देखा और इसके बारे में जब स्टडी की तो उनको 2 की जगह 4 AMU मिला। मास कितना मिला, 4 AMU। तो भैया ये दूसरा 2 कहाँ से आ गया, मतलब इतना बढ़ कैसे गया। ऐसे नहीं यहाँ पे करके छोड़ दिया। फिर लिथियम लिया था, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने काफ़ी सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स भी किए और उन सब में जब मास देखा तो लिथियम के अंदर प्रोटॉन जो है उन्होंने ये बोला कि 3 है, तो लिथियम का मास जो है वो 3 AMU होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ। उसके बदले कितना आया, 7 AMU। मतलब कि हाइड्रोजन के अलावा उन्होंने जो भी स्टडी की जिस भी एलिमेंट पे उनको वो मास मिल ही नहीं रहा था जितना प्रोटॉन की अवेलेबिलिटी थी। ठीक है, बट उन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, उन्होंने एक प्रेडिक्शन बोल दिया कि ऐसा कोई और भी सब पार्टिकल है एटम के अंदर जिसको अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं। याद करना वो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई सब एटॉमिक पार्टिकल अभी भी एटम में है जो उसको हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल नेचर का है, इतना क्लियर है। किस नेचर का है बेटा, वो न्यूट्रल नेचर का है, इतना क्लियर है, वो इन्होंने बोला। ठीक है, ओके, ये उन्होंने बात ख़त्म की थी तकरीबन, रदरफोर्ड जी ने ये बात कुछ बोली थी 1920 में। ठीक है, रदरफोर्ड जी ने ये प्रेडिक्शन दिया था कि देयर इज़ सम अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, ओके, विच हैज़ न्यूट्रल नेचर। कैसा नेचर है, न्यूट्रल नेचर है। क्यों, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, वो थॉमसन जी ने बता दिया था।
एटम न्यूट्रल इसके लिए है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम क्वांटिटी में होंगे, इसके लिए एटम में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। ओके, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, वो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है वो। तो चार्जेस अभी तक दो ही आई है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता चल गई। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला नेचर कैसा होगा इसका, न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से उनकी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आते हैं नए इंसान, नए साइंटिस्ट। मूवी में किसकी एंट्री हो रही है यहाँ पे, धर्म 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 धर्म, यहाँ पे एंट्री हो रही है चैडविक जी की। ओके, और चैडविक जी ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया, आइए देखते हैं। सो बच्चों, अभी देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। वेल, अपने बुक में इतना डिटेल में नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन ही दे रही हूँ इसके अंदर। तो ये जो डिस्कवरी की थी वो की थी जेम्स चैडविक जी ने, सर जेम्स चैडविक। कब किया था, 1932 में। तो एक्चुअली कहानी इस तरीके से बेटा, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, इसको कहानी की तरह समझना। ओके, तो कहानी इस तरीके से कि 12 साल हुए। ओके, रदरफोर्ड जी ने जब प्रेडिक्शन किया था और इन्होंने जब बताया तो बीच में 12 साल गए, तो 12 साल में ऐसे नहीं सबके सब सो गए होंगे, बहुत सारी स्टडीज़ के ऊपर वो काम तो कर ही रहे थे। तो एक स्टडी हुई थी जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन, एटम्स का ट्रांसम्यूटेशन। वेल, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी इसके अंदर। इसके अंदर ऐसा है कि एक एटम को, ठीक है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज़ अ ट्रांसम्यूटेशन। सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। ओके, तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान चैडविक जी की ये बात जो है उन्होंने पकड़ ली। ओके, अब कैसे हुआ था, एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे रदरफोर्ड जी ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, सेम चैडविक जी ने एक्सपेरिमेंट किया था, सेम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बट वहाँ पे लिया था उन्होंने बेरिलियम का फॉइल। गोल्ड फॉइल नहीं लिया, कौन सा लिया, बेरिलियम का फॉइल लिया। ठीक है, बेरिलियम फॉइल। तो उन्होंने बेरिलियम फॉइल लिया। अब बेरिलियम का नंबर होता है 4 और उसका मास होता है 9। ठीक है, ये है उसका एटॉमिक नंबर, ये है उसका एटॉमिक नंबर और ये है उसका मास नंबर। हालांकि अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्हीं के ऊपर ही है, तो टेंशन मत लेना, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। हालांकि 9th में पेपर ने थोड़ा बहुत किया था, तो आई होप कि आपको इतना तो आइडिया होगा ही। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये बेरिलियम फॉइल लिया और इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल को स्कैटर किया। अब अपने को पता है रदरफोर्ड में हमने देखा था कि अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है वो हीलियम के बराबर है। ठीक है, तो जब उन्होंने ये बम्बार्ड करवाया, ठीक है, यूँ टकराया, तो टकराने के बाद यहाँ पर उनको एक अलग एलिमेंट मिल गया, कार्बन मिल गया। बेरिलियम से क्या बन गया, कार्बन बन गया। ठीक है, जिसके पास एटॉमिक नंबर 6 आया था और उसका मास कितना आया था, 12। ओके, और उनको एक पार्टिकल वहाँ पे मिला। ओके, एक पार्टिकल वहाँ पे मिला जिसका कोई एटॉमिक नंबर नहीं था। इट्स बिकॉज एटॉमिक नंबर तो एलिमेंट्स का होता है ना, पार्टिकल का थोड़ी होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर नहीं है, बट उसका मास था 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो बेटा, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, और इन दोनों को प्लस करते हो कितना हो गया, 13। तो जो 6 प्रोटॉन, नीचे की तरफ जो एटॉमिक नंबर होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, वो प्रोटॉन है। तो जितने प्रोटॉन्स यहाँ पर थे उतने ही प्रोटॉन यहाँ पे मिल गए। चलो, अच्छी बात है। जब मास की बात करते हैं, तो 9 + 4 कितना होता है, 13। यहाँ पे कितना मिल गया, 12। ठीक है, 12 मास मिल गया, और एक मास जो है वो एक अलग पार्टिकल के हिसाब से मिला। ठीक है, एक पार्टिकल। तो वहाँ से एक ऐसा पार्टिकल मिला जिसका कोई चार्ज ही नहीं है। कैसा हुआ, न्यूट्रल हुआ, जिसका कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब न्यूट्रल हुआ। ठीक है, और ये निकला तो इनमें से ही ना, इसको बम्बार्ड करवाया तो निकला ना, एक नया ऊपर से तो आया नहीं था, भगवान ने यूँ तथा से तो किया नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो है वो इन्हीं के अंदर ही है, इन्हीं के अंदर। इसके लिए इसका एक मास कम हो गया, 13 की जगह प्लस, ठीक है, 13 की जगह 12 आ गया और वो एक बाहर निकल गया। और ऐसा नहीं इन्होंने एक पे करके छोड़ दिया, ऐसे न जाने उन्होंने कितने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करवाए, और उनको हर बार कोई ना कोई न्यूट्रॉन जो है वो अलग उनको मिलता जा रहा था। ओके, सो यहाँ पे चैडविक जी ने कहा कि 1932 में उन्होंने बोला कि 1920 में जो रदरफोर्ड जी जो चीज़ प्रेडिक्ट करके गए थे कि एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेगा, ओके, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, वो मिल गया, और उसका वज़न जो है ना वो प्रोटॉन के इर्द गिर्द ही होगा। ठीक है, वो बोल के गए थे कि उसका जो वज़न होगा ना प्रोटॉन के इर्द गिर्द ही होगा। तो जैसे कि मास ऑफ द प्रोटॉन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा, मास ऑफ द प्रोटॉन था 1.672 × 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन उनको मिला
विच इज़ स्लाइटली हायर, ठीक है, स्लाइटली हायर, दैट इज़ 1.675 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। अब सोचो ना कितना, लाइक 0.003 का ही गैप है, ठीक है, तो इसलिए स्लाइटली हायर। तो इसके लिए वो लगभग अगर हम बोलें तो न्यूट्रॉन जैसा ही मास ले रहा है और इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल नेचर हो गया, ठीक है। क्या हो गया इनका बेटा, न्यूट्रल नेचर हो गया। बात पकड़ में आई, आया समझ में, ये बस इतना ही है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि मास ऑफ द न्यूट्रॉन क्या है, आपको इतना बताना है कि कौन से ईयर में, अगर पूछते हैं तो कौन से ईयर में वो डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था, वो चीज़ आ गई। ये मैंने आपको थोड़ा सा कहानी को मज़ेदार बनाने के लिए मैंने एक्चुअली बताया कि क्या हुआ था, ठीक है। ऐसी तो कौन सी घटना घट गई और चैडविक जी को रातों रात न्यूट्रॉन मिल गया, तो ये वाली घटना घटी थी और कुछ नहीं था, ओके। तो बेसिकली इनका कोई इंटेंशन नहीं था। अगर आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे होंगे ना फ्रॉम द पार्ट 1, तो आपने देखा होगा मैं आपको हर बार ये चीज़ कह रही हूँ कि कोई भी जो साइंटिस्ट है वो पिछले वाले साइंटिस्ट जो गिराने के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, और ना इनको रॉन्ग प्रूव करने के लिए, वो तो अपना ही कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से पुराना कुछ भी छूट गया ना वो वहाँ पे कवर अप हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, करने का तरीका बढ़ता जाएगा, साल बढ़ते जाएंगे, टेक्निक अलग होती जाएगी। तो आप सोचो 12 साल लगे सिर्फ न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में, यूँ देखा जाए तो। और ये भी लाइक इट वाज लाइक अ अनइंटेंशनल फॉर्म था, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टडी कर रहे थे अबाउट द एटम। क्या स्टडी कर रहे थे, अबाउट द एटम ट्रांसम्यूटेशन, मतलब कि एक एटम को किसी और में कन्वर्ट करना, बेरिलियम को कन्वर्ट किया कार्बन के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें उनको क्या मिलता है और क्या हम एटम्स नए ऐसे बना सकते हैं, ट्रांसम्यूटेशन कर सकते हैं, तो वो स्टडी कर रहे थे। वो स्टडी करते करते उन्होंने खोज कर दी न्यूट्रॉन की। वेल क्लियर, आया समझ में। तो चलो यहाँ पे हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हम एक्चुअली बात करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर मतलब कि एटम का नंबर, ठीक है। अब एटम का नंबर कैसे काउंट करते हैं, तो सिंपल हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर, इसका मतलब कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एक एटम के अंदर, तो वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली 1913 के आसपास ये चीज़ ज़्यादा डिस्कवर हुई थी। हेनरी मोजली जी ने ये ज़्यादा डिस्कवर किया था फ्रॉम द एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से कोई एक्सपेरिमेंट था उसको लेकर। तो खैर अपने बुक में वो है नहीं, इसके लिए मैं आपको उसमें डिटेल में वो लेकर तो नहीं जाने वाली। तो एटॉमिक नंबर वहाँ से पता चला। अब अपन इसको थोड़ा कहानी की तरह समझते दोबारा से। देखो सबसे शुरुआत करते हैं हम जे थॉमसन जी की। तो जे थॉमसन जी ने हम लोगों को ये बताया कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो उन्हीं के अनुसार ये था कि जितने नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये भी क्लियर है, ओके। ये चीज़ कब पॉसिबल है, ये चीज़ तब पॉसिबल है जब हम लोग एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे, न्यूट्रल एटम की। अगर वो एटम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो एटम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं रहेंगे। मैम समझाओ तो इसको अच्छे से। देखो मैं आपको बताती हूँ, जे थॉमसन और रदरफोर्ड जी के एक्सपेरिमेंट को मिला के अगर बात करते हैं तो हमें ये पता चल गया है कि प्रोटॉन जो है वो अंदर है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में है। इतना क्लियर तो है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ जा सकते हैं, मतलब कि आपको पता है कि जैसे हम बात करते हैं सोडियम का, देखो अभी थोड़ा सा पास्ट अपन को नॉलेज लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सोडियम है तो सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, आपको 20 तक जो है वो लर्न करवाया होगा स्कूल में 9th स्टैंडर्ड के अंदर। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। समझना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। तो अगर एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है तो हमने क्या बोला, एटॉमिक नंबर इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, 11 हैं, तो 2 8 1 लिखेंगे, ओके। अब ये जो एटम होगा ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या चार्ज कैरी कर रहा है, 1 चार्ज कैरी कर रहा है।
तो ये चार्ज आया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो जब ये न्यूट्रल होता है इसको हम कहेंगे एटम। जैसे चार्ज आया, ये क्या बन गया बेटा, आयन। ठीक है, तो आयन के अंदर, अब पॉइंट को समझना, आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कम ज़्यादा, इसने लूज़ कर लिया तो इसके पास कम हो गए, जिसने गेन किया होगा, जैसे क्लोरीन गेन कर लेता है तो उसके पास एक ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो द पॉइंट इज दैट कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन एंड लूज में पार्टिसिपेट करते हैं, इसकी वजह से इनकी संख्या जो है वो आगे पीछे होती रहती है। बट प्रोटोन, ठीक है, प्रोटोन तो यहाँ पर जितने हैं उसके ऊपर तो उसके आसपास से पूरा बैरियर है ना, न्यूक्लियस है ना, ये तो है ना, ये तो न्यूक्लियस है, तो यहाँ से तो प्रोटोन कहीं जा नहीं सकता है। इसका मतलब कि क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज फिक्स, उसमें तो कभी कम ज़्यादा होगा नहीं। इसकी वजह से ही हेनरी जी ने, ओके, सर हेनरी जी ने ये बोला कि हम एटॉमिक नंबर किसके आधार पे बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आधार पे बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सेम होते हैं इन द एटम। ठीक है, तो हम लोग किसके आधार बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आधार पे हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने एटम्स को नंबरिंग देना शुरू कर लिया। जैसे आपको स्कूल में रोल नंबर दिया जाता है बेस्ड ऑन योर इनिशियल लेटर ऑफ द सरनेम और द इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम, डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको जनरली सरनेम के बेसिस पे आपको रोल नंबर दिया जाता है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे रोल नंबर दिया गया। तो जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर को अपन क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। सिंबल किसे लेते हैं, Z से बोलते हैं। ठीक है, तो Z कितना हुआ, 1। ओके, बात करते हैं हम लोग सोडियम की। तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ठीक है, बात करते हैं क्लोरीन की, इसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17। तो 17 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन के बेसिस पर हमने एटॉमिक नंबर दे दिया। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया। ओके, तो ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मास नंबर की, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। मास नंबर, ठीक है, अब मास नंबर क्या है, मास नंबर को हम लोग A सिंबल देते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर को अपन Z का सिंबल देते हैं। ठीक है, तो मास नंबर क्या है, मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि चैडविक जी ने न्यूट्रॉन डिस्कवर कर चुके थे, और जब ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुका था तो उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से हम लोगों ने ये बोला कि एक एटम के अंदर बीच में, मिडल में, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अवेलेबल है। और तब जब न्यूट्रॉन आया ना, तब हम इसको न्यूक्लियस नहीं बोलते, हालांकि अभी हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, बट एक्चुअली इसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियॉन्स। क्या नाम हो गया, न्यूक्लियॉन्स। तो सिर्फ जब तक प्रोटॉन था तब तक नाम रदरफोर्ड जी ने दिया था न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे चैडविक जी ने ये बता दिया कि न्यूट्रॉन भी वहीं पे अवेलेबल है, विच इज़ न्यूट्रल इन चार्ज बट द मास इज सेम एज दैट ऑफ द प्रोटॉन, तो उसका क्या बोल दिया, न्यूक्लियॉन्स कह दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि कोई भी एटम का जो मास है वो न्यूट्रॉन को मिला के होगा। अब जो रदरफोर्ड जी का नहीं एक्सपेरिमेंट हुआ था कि हीलियम, भाई हीलियम तो हम लोगों ने सोचा था कि 2 AMU होना चाहिए क्योंकि प्रोटॉन 2 है, पर उसका तो आ रहा है 4 AMU। कैसे हो गया, तो बस यही हुआ ना, 2 न्यूट्रॉन आ गए और 2 प्रोटॉन आ गए, 2 न्यूट्रॉन आ गए और 2 प्रोटॉन आ गए, तो मिला के कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको अपन कहते हैं मास नंबर। किसी का भी ले लो ना, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का मास नंबर जो होता है वो होता है 23। मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो 11 + 12 कितने हो गए, 23। ठीक है, बात क्लियर हुई। जैसे लिथियम का मैंने एग्जांपल दिया था, तो लिथियम का मैंने कहा था कि उनका मास नंबर जो है वो 7 है, तो कैसे आया भाई, 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो मिला के कितना हो गया, 7। न्यूट्रॉन सेम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं है अभी तक किसी भी एलिमेंट के अंदर, सेम है या तो फिर उससे ज़्यादा है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंट कैसे करना है वो बता देती हूँ मैं। तो ये वाला हटा दूँ, इसकी तो अभी कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, सो किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को, जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, याद करना, नीचे की तरफ हमेशा लिखोगे एटॉमिक नंबर और ऊपर की तरफ लिखोगे उसका मास नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल Z, मास नंबर का सिंबल A। ठीक है, तो ये है, ये है एटॉमिक नंबर और ये हुआ
मास नंबर। अच्छा, किसी किसी बुक में एक ही ऐसे लिखा होता है, किसी किसी बुक में ऐसा लिखा होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों सेम लाइन में लिखो या एक वहाँ लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है, तो चलो इसका तो कोई क्लियर है, इसका मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। हीलियम की बात करते हैं हम लोग, तो हीलियम के अंदर 2 एटॉमिक नंबर है और 4 मास नंबर है। लिथियम की बात करते हैं 3 एटॉमिक नंबर है और 7 मास नंबर हो गया, ठीक है। बेरिलियम की बात करते हैं तो 4 एटॉमिक नंबर है और 9 उसका मास नंबर है। ये सारी पॉइंट्स क्लियर हुई, सारी पॉइंट्स क्लियर हुई। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1 है, विच इंडिकेट्स Z इज इक्वल्स टू 1 एंड A इज इक्वल्स टू 1। अब A किससे मिलके बनता है, A मिलके बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। बात समझना मैं क्या बोल रही हूँ, A किससे मिलके बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। अब Z इज नथिंग बट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो 1 है, ठीक है, मास नंबर 1 है, तो अभी आप खुद बता दो 1 - 1 इज इक्वल्स टू n, तो न्यूट्रॉन है उसके अंदर, नहीं है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है। बात करते हैं हम लोग, जैसे बेरिलियम ले लिया हम लोगों ने 4 और 9, तो Z कितना है 4, ठीक है, और A कितना है 9, तो आपको बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 4, बट हमें कहा गया है कि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, हमें कहा गया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मास नंबर क्या बोलेंगे, A इज इक्वल्स टू n प्लस पी। A कितना है 9, n निकालना है, P कितना है 4, तो 9 - 4 इज इक्वल्स टू n, तो n कितना आ गया 5, कितना हो गया 5। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है बेरिलियम में, 5 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। पॉइंट क्लियर हुई। एटॉमिक नंबर को हम लिखेंगे Z सिंबल, एटॉमिक मास को हम लिखेंगे A सिंबल, ठीक है, डन। तो चलो इसमें लिखना हो तो लिख दीजिए। इसके बेसिस पे एक आध एग्जांपल्स कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाए कि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अरे बच्चों, अभी 2 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए एग्जांपल के तौर पे, देखते हैं क्या है। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर, ठीक है, तो इन सब में प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने वो बताना है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक सिंबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एक सिंबल है, सॉरी यहाँ पे देख लो, कोई भी एक सिंबल है, नीचे की तरफ क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर, और ऊपर की तरफ क्या होगा बेटा, मास नंबर, ठीक है, ये Z और ये A, ओके। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गया मास नंबर, ठीक है, ओके। अब हमें पता है एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। तो ये कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना है, तो जो नीचे वाला नंबर है दैट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 6, ओके, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोला है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए जो मास नंबर है उसमें से माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास से प्रोटॉन निकाल दो तो तुम्हें न्यूट्रॉन मिल जाएगा ना, ठीक है। तो A इज़ द एटॉमिक मास, उसमें से प्रोटॉन निकाल दो, तो 12 - 6 कितना हो गया 6, सिंपल। तो चलो अभी यहाँ पे थोड़ा फटाफट से लिखते जाए, तो यहाँ पे P कितना है 8, N कितना है 16 - 8 दैट इज़ 8, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 12, ठीक है, न्यूट्रॉन कितना हो गया 25 - 12 दैट मीन्स 13, ओके। प्रोटॉन कितना है 26, न्यूट्रॉन कितना हो गया 56 - 26 कितना बचेगा 30, ओके। इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रोटॉन कितना है 38 और न्यूट्रॉन कितना है 88 - 38, क्या हो जाएगा बेटा 50, ठीक है, 50। दैट्स इट, क्लियर, इजी था, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है ये क्वेश्चन के अंदर, अ न्यूट्रल एटम पॉजेजेस 92 प्रोटॉन्स एंड 146 न्यूट्रॉन्स। एक न्यूट्रल एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन्स जो हैं वो 92 है, प्रोटॉन्स जो है वो 92 है, 146 न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है वो 146 हैं। फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब Z। अब एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ना, और कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92, तो चलो एटॉमिक नंबर क्या हो गया 92 हो गया, दैट मीन्स Z इज इक्वल्स टू 92,
फिर पूछ रहा है मास नंबर निकालो। ओके, मास नंबर मतलब ए को हम लोग कहते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इन्होंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया हुआ है, प्लस कर लेते हैं 146 प्लस 92 कितना हो जाएगा? 8 13 238। ओके, तो मास नंबर कितना आया? 238। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। अब हमें पता है इन्होंने कैसा एटम बोला है बेटा? न्यूट्रल बोला है। न्यूट्रल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं ना, ठीक है। सो इन न्यूट्रल एटम number of protons is equals to number of electrons. So therefore number of proton कितने हैं? 92. So therefore number of electrons कितने हो गए? 92. ठीक है, डन, क्लियर, इजी था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन मास नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के। तो चलिए इसको आप कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग 2 टॉपिक और कवर कर लेंगे आज के सेशन में, एंड देन विल मूव टू द डिफरेंट सेक्शन। ठीक है, तो इसके बाद थियरी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स तो कवर करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। आज के सेशन का लास्ट टॉपिक अपन करते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है आइए अपन देख लेते हैं। जैसे आइसोटॉप्स की बात करती हूँ मैं बेटा, तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। अब क्या सेम है वो ध्यान देना, ठीक है। तो आइसोटॉप्स के अंदर आपको मिलेगा सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। दैट मीन्स द एटॉमिक स्पीशीज, जो एटम्स होते हैं, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, वो उनका मास नंबर अलग अलग हो जाएगा। एग्जांपल दे देती हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन के 3 टाइप के स्पीशीज होते हैं, ठीक है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ हाइड्रोजन इन द नेचर। 3 टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ हाइड्रोजन इन नेचर। ओके, एक होता है 1,1, एक होता है 1,2 और एक होता है 1,3। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें क्या पता चल रहा है? अपन को ये पता है कि नीचे के नंबर्स को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर सेम हुआ बेटा, सेम हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पे Z क्या है? 1। ओके, Z1 है। ओके, इन सब के अंदर Z1 है, विच इक्वल्स टू कि प्रोटॉन जो है वो 1 है, यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, यहाँ पे प्रोटॉन 1 है। यहाँ पर अभी मास नंबर होता है, ठीक है। मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर मास नंबर 1 है और प्रोटॉन भी 1 है तो इसका मतलब कि न्यूट्रॉन तो कुछ होगा ही नहीं, 0। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगेन यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना है? 2। प्रोटॉन 1 है, तो अभी 1 में क्या प्लस करोगे? 2 आना चाहिए, 1। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना आया? 1, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर 3 है, प्रोटॉन 1 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 2। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो जाता है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो जाता है, इसकी वजह से मास नंबर अलग है। ओके, तो ऐसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं विच कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर्स, ठीक है। मास नंबर अलग अलग होता है बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इनका स्पेसिफिक नाम भी है, जैसे हम इसको कहते हैं प्रोटीनियम, ये 2 है ना, इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम, और ये 3 है ना, तो इसको हम कहते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम या ट्राइटिनियम, शायद ट्राइटिनियम होता है। ओके, तो ये हो गया हाइड्रोजन का। ऐसे करके हमारे पास ऑक्सीजन भी होते हैं, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास ऑक्सीजन भी होते हैं, O816, O817, O818, ठीक है। 16, 17, 18। अब आप खुद देख लो, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं अपन आइसोबार्स की। आइसोबार्स मतलब क्या होता है? अगेन देखो, आइसोबार डायग्राम में कुछ ना कुछ तो सेम होगा ना, कुछ ना कुछ तो सेम होगा। तो अब यहाँ पे आइसोबार्स में क्या सेम होता है? दे हैव द सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मतलब इसका उल्टा हो गया, ठीक है। अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो वो आराम से आपको दिमाग में बैठ जाएगा क्या है। ओके, अब यहाँ पे अपन एग्जांपल्स ले लेते हैं।
लेट्स सी, ठीक है। अब मास नंबर जो है वो सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मैं ले आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके। मास होता है इनका 40 40 40, नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 18 19 20, ठीक है। तो दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट दे हैव द सेम मास नंबर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लें हम लोग। तो 18 जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी 18 ही होता है अगर आपको निकालने को बोले तो, ओके। और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 40 में से 18 आप माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 22, ओके। गलत तो नहीं हूँ मैं, एक मिनट, हाँ 22, ओके। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, प्रोटॉन यहाँ पे कितना हो गया 19, इलेक्ट्रॉन भी 19, न्यूट्रॉन कितना हो गया 40 माइनस 19 मतलब 21, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन इज़ 20, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 दैट इज़ 20, ओके। तो बेसिकली न्यूट्रॉन तो खैर अलग अलग ही है बट यहाँ पर इन सब के अंदर न्यूट्रॉन इस तरीके से नंबरिंग कर रहा है कि प्रोटॉन के साथ ऐड होके आपको क्या दे रहा है 40 40 40। तो दे हैव द सेम मास बट दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो बेटा, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो मतलब स्पीशीज़ भी अलग अलग है ना। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम था इसके लिए स्पीशीज़ सेम थी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये बेसिकली हम शक्ल हुए ना, ये एक दूसरे के हम शक्ल हो गए, ठीक है। तो इसके लिए दे हैव द सेम प्रॉपर्टी। यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम ही रहेगी, खाली उसके वजन में डिफरेंस है और कुछ नहीं। पर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो जाएंगी बिकॉज एलिमेंट्स ही अलग हो जाते हैं यहाँ पर। तो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, दे ऑल आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स, लाइक दे पोजेस द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। उनके मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर भी उनके डिफरेंट है। बात समझ में आई? तो ये है बेसिक डिफरेंस ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। इसको लिख दीजिए, एक आध एग्जांपल कर लेते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। सो बच्चों, नाउ द क्वेश्चन इज चूज आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें से आइसोटॉप्स और आइसोबार्स जो है वो हमें चूज करने हैं। तो चले आइसोटॉप्स देख लेते पहले। अब क्या मतलब था, सेम एटॉमिक नंबर, खाली इतना याद करो, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर इज आइसोटॉप्स। तो देखो किस किस में एटॉमिक नंबर सेम है, ये सेम है और ये सेम है। तो एक कैटेगरी तो आ जाएगी 47N की और दूसरी कैटेगरी आ जाएगी 13 वाली, ठीक है। और दूसरा आप देखो तो ये और ये सेम है, ओके। तो 8 ऑक्सीजन 14 का एंड 8 ऑक्सीजन 16, सिंपल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आइसोबार्स की। अब आइसोबार्स में तुम्हें क्या याद करना है, सेम एटॉमिक मास, मतलब कि ऊपर की तरफ देखो। अब ऊपर की तरफ ये दोनों हैं, सेम मास है इनका, तो एक अपना पास पेयर बन जाता है 12C का और एक दूसरा बोरोन का, ओके। दूसरा 14 में ये, अच्छा ये 2 आ गए और ये तीसरा आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया 14N7, फिर ऑक्सीजन 14 8 और फिर कार्बन 14 6, ठीक है। और कुछ है नहीं, ये 16 के साथ कोई पेयरिंग नहीं है, वो 13 के साथ कोई पेयरिंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आइसोटॉप्स और आइसोबार्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन क्लियर, अच्छे से समझ में आया? तो चलिए बच्चा, यहाँ पे हम लोग इस सेशन को एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से मैं लेके आऊँगी, जहाँ पे हम लोग अब एक्चुअली चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स है ना, क्वांटम्स एंड वेव थियोरी, ठीक है, जहाँ अब ये जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो आपका लिए एक नई दुनिया रहेगी, ठीक है। जो अभी तक आप करते आ रहे थे ये चीज़ तो ठीक ही है बिकॉज यू हैड सम काइंड ऑफ पास्ट नॉलेज, ओके। अब जो होगा वो नया सेशन अपन लाइक एक नई दुनिया में एंटर करेंगे केमिस्ट्री के, तो बड़ा मज़ा आएगा। जुड़े रहिएगा सेशंस के साथ, जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, शेयर कीजिएगा इस चैनल को और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके और इस तरीके से हम लोग आगे अपने चैप्टर्स को और अपनी जर्नी को कैरी ऑन कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, बाय बाय, टेक केयर।